हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेई क्लासेज मेट परिवार में मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने फैमिली मेंबर्स का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर फोर्थ सेम के बच्चों के लिए हमारा यह सब्जेक्ट बीटी बोर्ड के द्वारा डिजाइन किया गया है। हिंदी में से हम शक्ति संयंत्र के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि यह सब्जेक्ट आपके लिए कितना अहम होने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों में बिजली आती है, लेकिन ये जो बिजली है ना, ये कहां से आती है, किस तरीके से आती है, इन सब तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे और आप एक प्रॉपर इंजीनियर कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इस सब्जेक्ट के सिलेबस डिस्कशन के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि आपको यह अंदाजा लग जाए कि आपके एग्जामिनेशन में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के पर्पस ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने ही आने हैं, ताकि एक आपके प्रॉपर तैयारी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हो सके। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अपने सिलेबस के डिस्कशन को शुरू करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं किसी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 8650959597, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा जेई क्लासेज मेरठ की ऑफिशियल ऐप है, जिसे आप प्ले स्टोर पे जाकर के क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर आप पीडीएफ, वीडियो क्लासेज और जो भी डॉट सेशन है, उन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। आपसे यह भी उम्मीद करूंगा कि इस ऐप के बारे में आपके जो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, उनको भी आप बताएंगे और उसे भी प्रेरित करेंगे इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, ताकि उसके भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं हम अपने आज के सिलेबस की। अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग में टोटल 9 आपके चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर्स हैं। और बारी बारी से हम लोग उन 9 चैप्टर्स के बारे में यहां पर डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, फिर बारी बारी से हम लोग टॉपिक को कवर करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास टू नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपने चैप्टर की। सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या है? पावर जनरेशन, यानी कि शक्ति उत्पादन। जैसे कि मैंने अभी भी बात की, आपको बताया कि हमारे घरों में बिजली तो आती है, लेकिन ये कहां से आती है, कैसे आती है, किस फॉर्म में आती है, उसको जनरेट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेज यूज होता है हमारे घर तक बिजली को पहुंचाने के लिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, पावर जनरेशन में। पावर जनरेशन जैसा कि आपको पता ही है, जिसे हम शक्ति उत्पादन कहते हैं, बेसिकली उत्पादन कैसे होता है शक्ति का, यही हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिसके हेल्प से हम अपने पावर का, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि पावर जनरेट करने के लिए वैसे तो बहुत सारे विधियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आपका थर्मल पावर प्लांट होता है, यानी कि हम बात करते हैं जिसमें कोयले के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बिजली को बनाने का काम करते हैं, या फिर हम जल से बिजली को बनाने का काम करते हैं, या फिर हम लोग नाभिकीय ऊर्जा से बिजली को बनाने का कार्य करते हैं। तो इन सब तमाम चीजों के बारे में हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है। लेकिन जैसे ही हम पहुंचेंगे सेकेंड चैप्टर पर, यानी कि थर्मल स्टेशन, उष्मा शक्ति संयंत्र, या जिसे हम ताप शक्ति संयंत्र के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग डेप्थ एनालिसिस करेंगे थर्मल पावर प्लांट का, यानी कि उष्मा शक्ति संयंत्र का। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कोयले के द्वारा हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। कोयले के द्वारा हम लोग पहले क्या करते हैं, उष्मा प्राप्त करते हैं, और उस उष्मा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जल को गर्म करके वेपर प्रेशर को प्रसारित करते हैं जनरेटर के रोटर पर। ठीक है, जनरेटर का रोटर जैसे उस प्रेशर से रोटेट कर जाएगा, डायनेमो कंसेप्ट से या फिर हम कहें फैराडे के कॉन्सेप्ट से हमारा बिजली का उत्पादन हो जाता है। बस यहां तक आपको पढ़ना है। उत्पादन के बाद क्या करना है यह हमें नहीं पढ़ना है, उत्पादन कैसे करना है यही चीज हमें मेनली पढ़ना है। और सेकेंड चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से कोयले के द्वारा हम लोग अपने बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि कोयला एक क्या है, प्रदूषण
उत्पन्न करने वाला एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम जलाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं निकलता है, वो हमारे पूरे वायुमंडल को प्रदूषित करता है, वहां आसपास रहने वाले लोगों को ढेर सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, ओजोन लेयर है वो भी प्रभावित हो रहा है और दिन ब दिन हमारे धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से एक सिस्टम का क्या क्या इजाद किया, यानी कि उसका आविष्कार किया। तो थर्ड चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से बिना कोयले का उपयोग किए हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इस्तेमाल कर जल के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। ठीक है, यानी कि हम यहां पर जल के द्वारा बिजली का उत्पादन करेंगे। आप सभी को पता है कि बड़े बड़े जो नदियां होती है वहां पर काफी ऊंचे ऊंचे डैम बनाए जाते हैं, यानी कि बांध बनाए जाते हैं, वहां पर पानी को रोक कर रखा जाता है। पानी को रोकने से क्या होता है, वहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है और यही पोटेंशियल एनर्जी जब बहुत ही ऊंचाई से पानी के रूप में छोड़ा जाता है, कहां पर, हमारे जनरेटर के रोटर पर रोटेट करना शुरू हो जाता है। जैसे ही रोटर रोटेट करना शुरू हो जाता है, एक बार फिर से फ्राइडे का नियम लगता है, फ्राइडे का कॉन्सेप्ट लगता है और वहां पर आपको बिजली की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इसमें किस तरीके से बांध बनाते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो इफेक्टिव हो सकता है बिजली के उत्पादन में जल के द्वारा। इन सब चीजों के बारे में पूरे डेप्थ एनालिसिस करेंगे इन चैप्टर नंबर 3 यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको यह भी पता है कि जल के द्वारा शक्ति का उत्पादन हर जगह संभव नहीं है, क्योंकि हर जगह नदियां नहीं होती और नदियों पर जो डैम बनाना होता है उसमें खर्च बहुत ज्यादा होता है। उस खर्च को कई लोग या कई सरकार, जो आसपास के मतलब जो भी स्टेट है उसके सरकार या जो देश है उनके गवर्नमेंट उसको वहन नहीं कर पाती है और इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि नदियों में 12 महीने आपके पानी की मात्रा नहीं होती है। किसी महीने में तो बहुत अधिक मात्रा में पानी होती है जहां पर आप आसानी से उसको करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और कई महीने ऐसे होते हैं जहां पर बिल्कुल नदियां में पानी की अवस्था ही इतनी कम होती है कि उसको आप उसके द्वारा बिजली उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक और सिस्टम का इजाद हुआ, एक और सिस्टम का आविष्कार हुआ। वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत करके एक ऐसे सिस्टम का इजाद किया जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर का फिर से जनरेशन कर सकते हैं और इसका नाम क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी कितनी होती है इस सब से हम लोग वाकिफ हैं। हिरोशिमा नागासाकी जो कि जापान के प्रमुख शहरों में से एक है, उस पर आपको पता है कि द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध में 1945 में एक बम गिराया गया था और उस बम गिराया गया था वहां पर उसे कहा गया न्यूक्लियर अटैक। न्यूक्लियर अटैक, 2 ही ऐसे बम गिराए गए, उस 2 ही बम में जापान को तहस नहस करके रख दिया था। आप सभी को इस बात से परिचित हैं। ठीक है, तो ये इसमें इतनी एनर्जी होती है कि आप समझ सकते हैं कि 100 टन कोयला और 1 केजी ओनली न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा बराबर है। यानी कि एक आपका न्यूक्लियर आपका 1 केजी और 100 टन कोयला, जितनी उत्पादन 100 टन कोयला करेगा उतना ही कौन कर लेगा, 1 किलो मात्र न्यूक्लियर। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बिजली के उत्पादन के पर्पस ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी हमारे देश में इसकी बहुत ज्यादा अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि लोग इसे यूज करना खतरा समझते हैं। जैसा कि हिरोशिमा नागासाकी पर ये जो अटैक हुआ था, इसी वजह से लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा भी रिसाव हो गया तो हम उसका इस्तेमाल बहुत ही लंबे समय तक नहीं कर सकते, या फिर आसपास के जो लोग हैं वो उससे प्रभावित होंगे और उनको नुकसान हो सकता है। यही एक रीजन है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना इफेक्टिव होने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल हम लोग अपने देश में बहुत ही कम कर रहे हैं। हमारे देश में अभी तक मात्र 82 पावर प्लांट हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, और जापान है, जबकि वहां पर अटैक हुआ था लेकिन वहां फिर भी आज 80% से ज्यादा उत्पादन जो है बिजली का वो न्यूक्लियर एनर्जी से ही हो रहा है। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका, चाइना, रसिया, ये सब जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उन सभी में न्यूक्लियर एनर्जी का खास इस्तेमाल हो रहा है। अब हमारे देश में भी लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको ढेर सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में कैसे वर्क करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक चेन रिएक्शन होता है, वो कैसे आपका नाभिकीय, जिसे हम कहते हैं 2 आपका अभिक्रिया होते हैं इसमें, एक तो होता है आपका नाभिकीय संलयन और आपका दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन, यानी फ्यूजन एंड फ्यूजन। ये 2 आपके रिएक्शंस होते हैं। इन्हीं रिएक्शंस की हेल्प से यूरेनियम एंड थोरियम, यानी कि यूरेनियम एंड थोरियम, ये 2 आपके न्यूक्लियर एनर्जी है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पावर का जनरेशन करते हैं। इन सब तमाम चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है,
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, ये तो 4 है, ये एक सेक्शन है आपका, पूरा मेन पार्ट है आपका 4, पूरे सब्जेक्ट का भी मेन पार्ट है और आपके पावर जो उत्पादन है उसके विधियां भी मेन 4 हैं। 4 एक्चुअली में पावर कि हम देखेंगे किस तरह से उत्पादन होता है, ये 3 विधियां जो हैं। इसके अलावा आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे डीजल पावर प्लांट। दोस्तों डीजल पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो इससे हम बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग वहीं करते हैं जहां पर आमतौर पर इन तीनों की पहुंच नहीं होती है और बहुत ही कम ऊर्जा की जहां पे आवश्यकता है। जहां पे कम ऊर्जा की आवश्यकता है और जहां पर इन तीनों विधियों की पहुंच नहीं है वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। किसकी? डीजल पावर प्लांट की, क्योंकि डीजल आप जानती हैं महंगा है, कॉस्ट उसका ज्यादा है, इसलिए हम लोग अगर इमरजेंसी में कहीं पावर उत्पादन करना है तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सुदूर इलाका है, पहाड़ी एरिया है या बहुत घना जंगल है, कोई टापू है समुद्र के बीच में, छोटा सा जगह, वहां पर ये सब सारी चीजें नहीं अवेलेबल है, तब हम यहां पर क्या करते हैं, डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि डीजल साइकिल किस तरीके से हमारे पावर को जनरेशन करने में सहायता प्रदान करती है। तो यहां पर भी हम लोग डीजल से संबंधित इंजन के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं गैस टरबाइन पावर प्लांट की। यानी कि जिस तरीके से हमने डीजल पावर प्लांट की बात की है उसी तरीके से यहां पर आप पढ़ेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट में। गैस टरबाइन पावर प्लांट में भी आप लोग बेसिकली ये देखेंगे कि छोटे लेवल पर अगर आपको बिजली का उत्पादन करना है तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर जहां पर बड़े लेवल पर जैसे कि आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है या फिर आपका हीट पावर प्लांट है, वहां पर जहां पर इसकी पहुंच नहीं है वहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट की। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर नंबर 7 में हम बात करेंगे कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट। कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट का मतलब ही आप समझते हैं कि बिजली संयंत्र संयुक्त कार्य। मतलब आपने अभी पढ़ा ना, जैसे कि आपके पास है थर्मल पावर प्लांट है या फिर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर आपके पास गैस पावर प्लांट है या फिर आपके पास टरबाइन क्या कहते हैं, आपके पास क्या है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था डीजल पावर प्लांट। तो ये सारे के सारे पावर प्लांट को आप ज्वाइंट करके एक साथ क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं कि जिसकी जहां पे आवश्यकता है वहां पर आप कार्य कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास थर्मल पावर प्लांट है और वहां पर किसी वजह से पावर ग्रिड फेल्योर हो जाता है, तो वहां पर हम सपोर्टिव रखते हैं गैस टरबाइन पावर प्लांट। वहां पर हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ कर रखेंगे, यानी कि सिंक्रोनाइज करके रखेंगे। जैसे एक पावर प्लांट किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है तो उस समय क्या होगा, दूसरा पावर प्लांट वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी विधि को हम लोग कहते हैं कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, यानी कि एक अगर डैमेज होता है तो दूसरा तुरंत सपोर्ट करेगा एज अ बैकअप। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसमें हम लोग दोनों पावर प्लांट को जोड़ करके या दो से अधिक पावर प्लांट को जोड़ करके कैसे ऑपरेट करके हम लोग पावर को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 में अगर हम बात करें तो क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन, यानी कि उत्पादन का अर्थशास्त्र, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं अर्थमूल्य उत्पादन का। ठीक है, देखिए दोस्तों एक्चुअली में हमें इस चैप्टर में यह पढ़ना है कि अगर हम थर्मल पावर प्लांट के द्वारा बिजली का उत्पादन करते हैं या फिर हम उत्पादन करते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के द्वारा या फिर किसी अन्य पावर प्लांट के द्वारा, तो उसको इंस्टॉल करने में कितने पैसे लगेंगे और रनिंग कॉस्ट उसका कितना होगा, या फिर हम उसको चलाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों, ईंधन की, जैसे कि ईंधन की क्या क्या चीजें की आवश्यकता पड़ने वाली है, इन सब तमाम चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन में। ये एक रिसेंटली ऐड किया गया है पावर प्लांट में, आज से 2 साल पहले ये जो आपका टॉपिक था, ये जो चैप्टर है, ये आपके सिलेबस में नहीं था, ये रिसेंटली ऐड किया गया है, न्यू है बिल्कुल। तो इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे सिलेबस अपडेट होता है दोस्तों, तो आप एग्जामिनेशन में वो टॉपिक जरूर पूछा जाता है जो रिसेंटली ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है आपका इनिशियल कॉस्ट, क्या होता है आपका रनिंग कॉस्ट, ऑपरेशन करने में क्या खर्च होता है, ये सब तमाम चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन में। लास्ट चैप्टर आपका है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत, या फिर हम जिसे कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो पहले से चली आ रही है, उसे हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, लेकिन रिसेंटली डेवलप्ड जो आपके स्रोत हैं ऊर्जा के, उसे हम कहते हैं परंपरागत या फिर जिसे हम कहते हैं गैर परंपरागत, और इंग्लिश में से हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं, रिसेंटली जो काम चल रहा है, सोलर एनर्जी पे काम चल रहा है, आपका बायोमास एनर्जी पे कार्य चल रहा है, आपका टाइडल एनर्जी पे वर्क चल रहा है, जियो थर्मल एनर्जी पे वर्क चल रहा है। ये सब सारे जो रिसेंटली डेवलप्ड हुए हैं और जिसका इस्तेमाल आजकल पूरे होल यूनिवर्स में हो रहा है। और ये सबसे खास बात है, पता आपको कि इस एनर्जी की सोर्सेज की क्या खास बात है,
इन सब एनर्जी की जो खास बात है वो ये है कि इससे प्रदूषण नहीं होता और ये जल्दी खत्म नहीं होने वाले हैं आने वाले समय में। अगर मैं बात करूं कन्वेंशनल एनर्जी की, जैसे कि कोल है यानी कोयला ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि अगले 150 साल के बाद या 200 साल के बाद हमारी धरती से इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी कि ये खत्म के अवस्था में पहुंच जाएगा। इसका इस्तेमाल करना फिर हमारे लिए मतलब पॉसिबल नहीं रह जाएगा। तो ऐसे समय में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो सोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट की क्या क्या संभावना है कि उसका इस्तेमाल हम कर सके और कहीं ना कहीं जो थर्मल पावर प्लांट है उसको रिप्लेस कर सके। ठीक है, ताकि एक तो प्रदूषण नहीं हो, दूसरी बात ये इसकी जो यूटिलिटी है वो थोड़ा सस्ता हो सके, कंज्यूमर को सस्ता प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो इन सब तमाम चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जितने भी आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जैसे कि मैंने बताया कौन कौन से, बायोमास एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, आपका सोलर पावर प्लांट हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया या जियोथर्मल एनर्जी हो गया। इन सब तमाम चीजों के बारे में एक एक टॉपिक आपका बिल्कुल गिवन है और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता ही आता है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पूरे 9 चैप्टर का जो क्या क्या सिलेबस पढ़ना है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब सारे जो चैप्टर का डिस्कशन है, क्या क्या चीज पढ़ना है, कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको क्लास, आपको बताना है। साथ ही साथ हमारे जो जेईई क्लासेस मेट के ऑफिशियल ऐप है उसे आप जरूर डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पे जाकर के, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताना है, ताकि वो भी हमारे इस जो क्लासेज हैं, क्लासेस सीरीज को रेगुलर वे में प्राप्त कर सके और जो नोट्स हैं उस पीडीएफ फॉर्मेट में वो भी डाउनलोड कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास हम इतना ही पर रोकते हैं इस चीज को, मतलब इस क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक फर्स्ट चैप्टर के साथ लेकर के, नए टॉपिक के साथ लेकर के। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी हमारे इस क्लास के बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि आपका 4th सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।